Okay, so hello everyone. Very good morning to all of you guys. I hope everyone is doing good. So please confirm if it's all good with the audio video so that we can start our class. Yes, Shikha, please confirm if it's all good with the audio video so that we can start our class. Good morning, Simran. Good morning, Shikha ji. All good. Chali. Very nice. Okay, so in the last lecture, number 9, we started with the discussion of the Aryans, the advent of the Aryans, और हम लोगों ने वैदिक सोसाइटी के बारे में थोड़ा सा कुछ टॉपिक डिस्कस करना स्टार्ट किया था. सो कल हमने समझा द ओरिजिनल होम एंड आइडेंटिटी ऑफ द आर्यंस. उसके अलावा हमने उनके ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट को भी कल डिस्कस किया था. आज की वीडियो में उसको करेंगे कंटिन्यू. And we are going to discuss some of the very important instances from the material life of the Aryans. तो ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट के बाद आज जो टॉपिक आपको स्टार्ट करना है दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मटीरियल लाइफ. मटीरियल लाइफ एज इन वो लोग कैसे जीते थे, उनके लाइफ में वो लोग मेजरली क्या चीज का यूज करते थे, किस तरह के मटेरियलिस्टिक चीजों का वो इस्तेमाल करते थे. दिस मटीरियल लाइफ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और इससे हमें बहुत सारा आइडिया मिलता है, उनके उनके कल्चर के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलता है. सो प्लीज मेक अप अ हेडिंग एज द मटीरियल लाइफ ऑफ द आर्यन पीपल. The material life of the Aryans, or you can say the Vedic people. सबसे पहले you need to understand you already know that these were the people who introduced horses in India, right? ये अपने को मालूम है that it was the Aryans. They introduced the horses, introduced the chariots, and not just this. If you will look at other contributions, horses or chariots के अलावा probably Aryans were the people who also introduced another thing which is called the spoke wheel. अभी तक आपने जो इससे पहले हमने डिस्कशन किया था, आपको याद होगा, मैंने हड़प्पन्स में बताया था कि वो लोग ना, हड़प्पन्स जो थे, आईबीसी के जो लोग थे, वो सॉलिड व्हील यूज करते थे. बताया था ना सॉलिड व्हील क्या है भाई. एक पूरा का पूरा व्हील है और उसमें कोई बीच में वो नहीं है, कोई स्पोक्स वगैरह नहीं है, नॉर्मल एक पूरा राउंड किसी चीज का बना हुआ एक सॉलिड व्हील है. और स्पोक व्हील क्या होता है जी, जो हमने बात किया भाई, ऐसे करके और इस तरह से, ये देखिए, ये दिस इज अ स्पोक व्हील. तो इन्होंने व्हील को भी काफी मॉडिफाई किया. इससे पहले एक सॉलिड व्हील लगते थे, पूरा का पूरा एक इकट्ठा जो टायर होता है वो लगता था. और ये स्पोक व्हील वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये भी कौन लेकर के आए थे? प्रोबेबली द आर्यंस. तो आर्यंस वर दे आर क्रेडिटेड फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ हॉर्सेस, द चैरियट्स एंड द स्पोक व्हील इन इंडिया. एंड दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. इससे पहले भारत में ये चीजें नहीं थी. ये तीन बड़े कंट्रीब्यूशन, तीन मटेरियलिस्टिक कंट्रीब्यूशन डन बाय द आर्यंस. अदर देन दिस, ऑफ कोर्स हमें पता है ये लोग भी जो थे, they were also using copper a lot. तो they also used copper. कॉपर का इनके यहाँ पे काफी सारे हमें एविडेंसेस मिलते हैं
एंड मोस्ट लाइकली जो खेतरी माइंस हैं, खेतरी माइंस ऑफ राजस्थान, वहीं से इन्होंने भी कॉपर सोर्स किया होगा। अब देखिए, हालांकि एग्रीकल्चर इनका प्राइमरी ऑक्यूपेशन तो नहीं था, इनका प्राइमरी ऑक्यूपेशन वाज दे वर नोमैडिक पीपल, दे वर पेस्टोरल्स, पर उसके होने के बाद भी ये हम जानते हैं दैट प्रीडोमिनेंटली they were pastorals, predominantly they were pastoral people। तो इनकी लाइफ में जो है पेस्टोरल थे, तो लाइव स्टॉक इनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रहा। हम ये भी जानते हैं कि लेकिन लेकिन एट द सेम टाइम ऐसा भी हम कहते हैं कि स्टिल दे वर हैविंग बेटर नॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, स्टिल दे हैड बेटर नॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर। बेटर नॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर हम क्यों कह रहे हैं? बिकॉज वी हैव सीन there are evidences of the use of wooden plow। तो लकड़ी के हल इन्होंने इस्तेमाल किए, तो वुडन प्लो का भी इस्तेमाल इन्होंने किया, और वुडन प्लो हमको मिलते हैं इनके एरिया से। तो भले ही इनका एग्रीकल्चर मेन प्रोफेशन नहीं था, लेकिन नॉलेज बहुत थी इनको एग्रीकल्चर की, और वुडन प्लो वगैरह का इस्तेमाल किया। तो मेनली ये लोग क्या ग्रो करते थे भाई, अगर एग्रीकल्चर करते भी थे तो देखो एग्रीकल्चर में ना मेनली दे यूज टू ग्रो फॉडर फॉर देयर एनिमल्स, क्योंकि पेस्टोरल पीपल थे ना, अब जानवरों के लिए चारा चाहिए, तो दे यूज टू ग्रो द फॉडर फॉर देयर एनिमल्स। ये वो चीजें ग्रो करते थे जो इनके एनिमल्स खाएं, तो फॉडर दे यूज टू ग्रो फॉडर फॉर देयर एनिमल्स। तो ये इनका एक प्रीडोमिनेंट ना होते हुए भी दे वर वेरी वेल एक्वेंटिस, दे वर वेरी वेल हैविंग नॉलेज ऑफ दिस थिंग्स। अब क्योंकि एक बात आपने देखी यार, इनकी लाइफ में लाइव स्टॉक का बड़ा इंपॉर्टेंस था, तो इसीलिए इनके जो मोस्ट ऑफ द वॉर्स थे, जो मोस्टली इनकी लड़ाइयां हुई आपस में, जितने भी ये आर्यंस थे, इनके मोस्टली जो वॉर थे ना, मोस्टली द वॉर्स वर फॉट फॉर द सेक ऑफ काउस। यस, इनके लिए जो काउ थी ना, इट वाज लाइक अ वेल्थ। तो मैक्सिमम जो वॉर मिलते हैं, इंस्टेंसेस मिलते हैं वॉर के, दे वर फॉट फॉर द सेक ऑफ काउस, बिकॉज इनके लिए गाय जो थी, कैटल जो थी, इट वाज लाइक अ वेल्थ फॉर देम। ठीक है ना? और क्या कभी किसी ने इनफैक्ट हम देखते हैं कि ये जो काव है, इनको एज अ गिफ्ट भी देते थे ये लोग, किसी पुजारी वगैरह को गिफ्ट वगैरह देना हो तो भी देते थे। और वो आदमी उतना ज्यादा पावरफुल माना जाता था, उतना रिच वो था, जिसके पास जितनी ज्यादा कैटल थी, बिकॉज दे वर पेस्टोरल पीपल अल्टीमेटली, राइट? तो फॉर द सेक ऑफ द काउस दे मेनली फॉट द वॉर्स। इनफैक्ट हमें इसके लिए टर्म भी मिलती है, अगर हम अपने ऋग्वेद में चेक करें तो एज पर द ऋग्वेदा देयर इज अ टर्म, ठीक है? और इस वॉर के लिए ऋग्वेद में देयर इज अ टर्म कॉल्ड एज गविष्ठी। एक टर्म होती है गविष्ठी। सो दिस टर्म गविष्ठी इज यूज्ड इन ऋग्वेदा। दिस इज अ टर्म जो इन्होंने वॉर के लिए यूज किया। दिस वाज अ वॉर, इट मींस गविष्ठी का मतलब है वॉर इन सर्च ऑफ काउस, वॉर इन सर्च ऑफ काउस, अपने गाय के लिए लड़ाई लड़ना, दैट इज दैट द वर्ड इज गविष्ठी। और ऋग्वेद में कई जगह पे मेंशन्ड है, वहां से हमको समझ में आता है कि इनके लिए काउ प्रोबेबली वुड बी लाइक अ वेल्थ। तो ये एमसीक्यू के लिए आप याद रखेंगे। क्यों याद रखेंगे? क्योंकि भाई हो सकता है कल को एमसीक्यू में आपसे पूछ ले कि ऋग्वेद में गविष्ठी वर्ड किस चीज के लिए यूज किया गया। और ये जितने वर्ड्स होते हैं ना, स्पेशली आपकी हिस्ट्री के अंदर, और वो भी स्पेशली एंशियंट और मेडिवल के अंदर, एंशियंट और मेडिवल में जो टर्म्स होती हैं अलग अलग, उसके ऊपर आप एमसीक्यू जरूर एक्सपेक्ट करके चलना, क्वेश्चन आ सकता है। प्लीज नोट कीजिए यहां तक। अच्छा, अब ये बात समझ ली हमने काउ की
इंपॉर्टेंस समझी। इनफैक्ट ऐसे बहुत सारे रिकॉर्ड्स हमको मिलते हैं वेयर लॉट ऑफ गिफ्ट्स वर गिवन टू प्रिस्ट्स उस टाइम पे। अब आप ये चेंज इस पे चेंज पे ध्यान दीजिएगा। हड़प्पन्स में सर आपने बोला था ज्यादा प्रिस्ट का इंपॉर्टेंस नहीं था। हड़प्पन्स में हमने देखा था कि लोग जो है वो खुद ही पूजा पाठ करते थे एंड इट वाज नॉट एट ऑल ए प्रिस्ट डोमिनेटेड सोसाइटी। यहां ट्रांजिशन हो रहा है। अब आप वैदिक आईवीसी से वैदिक लोगों की बात करोगे तो वैदिक टाइम्स में अचानक से प्रिस्ट की इंपॉर्टेंस आपको बढ़ती नजर आएगी। अचानक से लोग जो है वो ये पुजारियों की इंपॉर्टेंस बढ़ेगी, इनका रोल बढ़ेगा, इनकी पावर बढ़ेगी। आप देखिएगा तो इस टाइम पे ऐसे एविडेंसेस हैं, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ गिफ्ट्स वर गिवन टू द प्रिस्ट। तो क्लियरली प्रिस्ट डोमिनेटेड सोसाइटी बनती जा रही है, विच वाज नॉट द केस विद द आईवीसी। और जो प्रिस्ट लोग थे, पुजारी लोग थे, उनको सबसे कॉमन कौन कौन से गिफ्ट दिए जाते थे? उनको काउ एज अ गिफ्ट दी जाती थी। एंड not just cow, very interestingly even women were given as a gift। यहां से आप इस बात का अंदाजा लगाओ, अगर आप महिलाओं को एज ए गिफ्ट एज अ कॉमोडिटी देते हो, जस्ट थिंक अबाउट देयर सोशल स्टेटस। तो हमने जो स्टार्टिंग में लिखा था कि भाई ये जो वैदिक एज है, ये फर्दर प्रूव करता है कि वैदिक एज जो है, ये आर्यंस की जो टाइम था, इट वाज सो मच पेट्रियार्कल। कितना कोर पेट्रियार्की यहां रही होगी, कितना पुरुष प्रधान समाज रहा होगा कि महिलाओं को आप जो है कितना उनका पुअर सोशल स्टेटस था कि महिलाओं को तो एज ए गिफ्ट आप दे रहे हो। यस, एंड ये इसका मेंशन मिलता है बहुत सारे रिकॉर्ड्स में। तो महिलाओं को, काव को, और इवन स्लेव्स, तो स्लेव्स को भी एज ए गिफ्ट दिया जाता था। यहां से सोशल डिस्क्रिमिनेशन समझ में आती है। इन लोगों के पास ये स्लेव्स थे, इनके पास ये बंधक थे। तो जो स्टार्टिंग में आपने पढ़े थे वो द दास एंड दास्यूज, है ना, तो उनको किस तरह से ट्रीट किया गया होगा, दैट ऑल्सो यू कैन अंडरस्टैंड। तो यहां से क्लियरली आपको जेंडर डिस्क्रिमिनेशन दिखाई दे रही है। वी आर हैविंग इश्यूज विद जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर इनइक्वालिटी यू कैन से। एंड जेंडर इनइक्वालिटी के साथ साथ वी क्लियरली हैव अ सोशल इनइक्वालिटी एज वेल। तो सोशली देयर वाज अ क्लास इनइक्वालिटी। तो क्लास इनइक्वालिटी भी आपको दिख रही है। ये ऑब्जर्व करने वाली चीजें हैं। बात सिर्फ गिफ्ट की है, लेकिन किस चीज को आप गिफ्ट कर रहे हो, ये बात को समझने। और इंटरेस्टिंगली आगे चल करके आप लोग सुनते थे ना, जैसे अभी थोड़ा और आगे का समय आएगा, उस टाइम पे था भी राजा लोग जो है बहुत ज्यादा जमीन दिया करते थे। आगे चल करके प्रिस्ट लोगों को जमीन दी जाती थी एज अ गिफ्ट। लेकिन वैदिक टाइम्स में वी हैव नेवर एवर सीन there was it was not about the land was never part of the gift। तो इस टाइम तक वैदिक एज में जो जमीन है, लैंड was not given, it was not given as gift to the priest। हाँ, आने वाले समय में, अभी आप हिस्ट्री में आगे बढ़ोगे, तब जमीन को एज अ गिफ्ट जरूर यूज किया गया। इन प्रिस्ट लोगों को दी जाती थी, पुजारियों को बहुत सारी जमीनें देते थे राजा लोग। लेकिन फिलहाल वैदिक एज में इट वाज द काउ, वुमेन एंड द स्लेव्स। तो अगर आपने जमीन को एज अ गिफ्ट यहां यूज नहीं किया, तो हमें इन लोगों की मटेरियल लाइफ के बारे में क्या पता चलता है? इन लोगों की मटेरियल लाइफ के बारे में पता चलता है कि इनके लिए ये तीन चीजें क्या थी, इन तीन चीजों की कितनी रिक्वायरमेंट थी, इन तीन चीजों की कितनी डिमांड थी, आप कह सकते हैं। पर क्लियरली एज ऑफ नाउ वी कैन क्लियरली ऑब्जर्व, वी कैन क्लियरली conclude, or we can clearly observe that land did not form a well established hype ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। तो कोई इसमें ऐसा, ये बहुत ज्यादा वैल्यूएबल आइटम नहीं था उस टाइम पे, और प्राइवेट प्रॉपर्टीज और ये सब का कॉन्सेप्ट ज्यादा नहीं था। इट डिड नॉट फॉर्म दैट काइंड ऑफ थिंग। तो लैंड से ज्यादा इंपॉर्टेंस काउ, वुमेन और स्लेव्स की उस टाइम पे हुआ करती थी। तो ये भी हमको समझ में आ रहा है इनकी मेटेरियलिस्टिक लाइफ देख करके। ठीक है जी। अच्छा,
आर्यंस जो थे ना, दे वर गुड क्राफ्ट्समैन, ठीक है. सो दीज वैदिक पीपल, द आर्यंस, the Vedic people, the Aryans, they were clearly, they had good knowledge, they had good knowledge of the metal work. तो metals का अच्छा knowledge था ये लोग को. They had good knowledge of the metal works. In fact, बहुत सारे क्राफ्ट, बहुत सारा हमको मेटल क्राफ्ट देखने को मिलता है ये लोग का. अच्छा, इनके यहाँ पे एक टर्म का इस्तेमाल किया जाता था. वैदिक पीपल यूज टू यूज अ टर्म था आयास. देयर वाज अ टर्म कॉल्ड एज आयास या आयास कह सकते हो. आयास आई थिंक बेटर प्रोनाउंसिएशन होगा. अब ये टर्म फिर से आपके एमसीक्यू में काम आएगी. वैदिक लोग अयास किसको कहते थे? अयास का मतलब था, दिस वर्ड, दिस टर्म वाज एक्चुअली यूज्ड फॉर कॉपर एंड ब्रॉन्ज. तो कॉपर और ब्रॉन्ज के लिए ये शब्द का इस्तेमाल करते थे अयास, ठीक है ना. तो ये टर्म बेसिकली मेटल को रेफर करती है, ठीक है. तो अयास यूज द टर्म यूज फॉर कॉपर एंड ब्रॉन्ज. आईवीसी के लोगों में आपने एक चीज नोटिस की थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन में देवर मर्चेंट्स, राइट. तो क्योंकि ये लोग मर्चेंट्स थे, ट्रेडर्स थे, व्यापारी लोग थे, तो हमने आईवीसी के टाइम पे एक बहुत खास चीज देखी थी कि भाई देयर वाज अ रेगुलर ट्रेड. बिल्कुल रेगुलर ट्रेड वगैरह के एविडेंसेस थे. ये मेसोपोटामिया से ट्रेड कर रहे थे, इजिप्ट के लोगों से ट्रेड कर रहे थे, है ना. विद इन एरियाज बहुत सारा व्यापार हुआ करता था आईवीसी के लोगों में. तो ट्रेड के बहुत क्लियर एविडेंसेस थे. लेकिन वैदिक सोसाइटी में, बिकॉज दे वर नॉट मर्चेंट्स, दे वर नॉट ट्रेडर्स, दे वर द पेस्टोरल पीपल. तो विद अ बिग स्टार मार्क एक चीज नोटिस कीजिएगा, दैट ड्यूरिंग द वैदिक एज, there were no evidence, there was no evidence of a regular trade. तो कोई बहुत ज्यादा शायद व्यापार ये लोग नहीं करते थे. रेगुलर ट्रेड के कोई ज्यादा एविडेंसेस हमको नहीं मिलते हैं. दिस इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम दी आईवीसी पीपल, ठीक है, बिल्कुल डिफरेंट चीज. हमें ये भी पता है कि ये लोग अर्बन पीपल नहीं थे. तो वैदिक पीपल, इनकी अगर आप सेटलमेंट देखिएगा तो दे यूज टू लिव इन फोर्टिफाइड मड सेटलमेंट्स. मिट्टी से बने हुए घरों में रहते थे. लेकिन वो फोर्टिफाइड हाउसेस थे. उन घरों को बचाने के लिए, क्योंकि हम ये भी समझते हैं ना, यहाँ पे बहुत ज्यादा वॉर होते थे. तो ये जैसे जो इंडस वैली के लोग थे, वो कॉन्क्वेस्ट में विश्वास ज्यादा करते नहीं थे. व्यापारी आदमी कहाँ लड़ेगा. तो आईवीसी के जो लोग थे वो लड़ते नहीं थे. उनको ज्यादा फोर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ी. ये बदमाश लोग हैं ये बदमाश थे. इनको धंधा नहीं करना, व्यापार नहीं करना, इनको लड़ाई करनी है. तो इस क्लियर देखो, क्लियरली डिफरेंस समझ में आ रहा. मैं पूछूंगा आपसे एक सवाल पूछूंगा लास्ट में, और देखते हैं कौन कितना ध्यान से सुन रहा है इस पूरे डिस्कशन को. तो ये लोग क्या है ना, कि इन लोग को लड़ाई करनी, इनके यहाँ लड़ाई है, झगड़े हैं, वॉर है, गविष्ठी बहुत कुछ हो रहा है इनके यहाँ पे. तो ये लोग का फोर्टिफिकेशन करना बनता है, क्योंकि वॉलेंट लोग हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, तो अपनी सेफ्टी के लिए फोर्टिफिकेशन करना. लेकिन मड के घर है, मड सेटलमेंट में ये लोग रहते हैं, मड के घरों में रहते हैं. क्लियरली दे डिड नॉट लिव इन सिटीज. तो इनका जो लिविंग है, इट वाज नॉट इन द सिटीज. तो क्लियरली ये रूरल कम्युनिटी आपको समझ में आता है कि ये रूरल कम्युनिटी के लोग थे, और शहरों में नहीं, गांव में रहते थे, और फोर्टिफाइड मड सेटलमेंट्स में रहते थे. अनलाइक, टोटली डिफरेंट फ्रॉम द पीपल ऑफ आईवीसी. एक और इंटरेस्टिंग चीज यहां पे ऐड करते हैं. अगर आप इनकी पोट्री के बारे में बात करें, तो व्हाट अबाउट द पोट्री ऑफ द पीपल ऑफ द वैदिक एज. सो अगर आप पोट्री देखते हैं, पोट्री ऑफ
वैदिक एज। तो आपको पहले भी बताया कि जो पोट्री है इनकी जो सबसे फेवरेट पोट्री थी, इट वॉज पेंटेड ग्रेवेयर, इट वॉज द पेंटेड ग्रेवेयर। तो पीजीडब्ल्यू इनकी सबसे फेमस पोट्री हुआ करती थी जो ये लोग यूज करते थे। ठीक है जी। अच्छा, एक चीज और इंटरेस्टिंगली, ये जो नॉर्मली जो पेंटेड ग्रे वेयर हम लोग पोट्री की बात करते हैं ना सर, तो पेंटेड ग्रे वेयर पोट्री जो मानी जाती है, दिस रिलेट्स टू, दिस पोट्री एक्चुअली रिलेट्स टू प्री आयरन फेज। अभी तक आयरन इस्तेमाल नहीं हुआ है ना, आयरन आयरन के यूज से पहले का टाइम है। तो वैदिक एज में, वो लेटर वैदिक में आपका आएगा आयरन वगैरह। तो यहाँ पे दिस दिस एक्चुअली रिलेट्स टू प्री आयरन फेज। तो ये आप याद रखेगा कि अगर कभी एमसीक्यू में पेंटेड ग्रे वेयर आए, समझ जाना ये प्री आयरन फेज की बात हो रही है। और वैसे भी वैदिक एज में आयरन ऑब्जेक्ट्स वर एब्सेंट, देयर वर नो आयरन ऑब्जेक्ट्स। तो आयरन ऑब्जेक्ट्स हमको ज्यादा मिलती नहीं है, आयरन ऑब्जेक्ट्स वर एब्सेंट, नहीं थी। एंड ऑल्सो not much evidence of the cereals। ज्यादा ये लोग सीरियल्स वगैरह ग्रो करें, सीरियल्स के भी कोई एविडेंसेस नहीं है। जैसे आईवीसी के केस में तो भर भर के थे, आईवीसी के लोगों में देवर ग्रोइंग व्हीट, बार्ले, सिसम, मस्टर्ड, फिर राइस भी मिला लोथल में। तो इन लोग के पास, ये लोग ज्यादा सीरियल्स वगैरह का एविडेंस हमको नहीं मिला, और ना ही ज्यादा आयरन ऑब्जेक्ट्स का हमको मिला। तो ये दो तीन चीजें और इसमें आप ऐड कर लीजिए। तो दिस whatever I have told you, it talks about this shows the material life of the people of वैदिक एज। तो आर्यंस के ये मटेरियल लाइफ जो आपने देखी, तो आई थिंक आपको एक बेसिक आइडिया लगा होगा। अब मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है आप लोगों से, आपने सब कुछ नोट कर ही लिया होगा। मेरा आप लोगों से एक क्वेश्चन है, अगर कल को लेट से एक क्वेश्चन आ जाए तुम्हारे पास, दैट यू हैव टू कंपेयर द materialistic life of the people of Indus Valley civilization with that of Vedic age। अब भाई ये यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया, कंपेयर करो दोनों की मेटलिस्टिक लाइफ को, आईवीसी और वैदिक एज की करो। और लेट्स से क्वेश्चन आपका 10 मार्क्स का आ गया, बिल्कुल कॉमन सा क्वेश्चन है ना, इसमें क्या डिफिकल्टी है, आ सकता है 10 मार्क्स का। अगर तुमने ये चैप्टर जब पढ़ा, और सबसे जिस तरह से मैंने आपको बार बार कंपैरिजन करने को बोला, देखो ये सबसे अच्छा तरीका होता है किसी भी दो चीज को याद करने का, बेस्ट तरीका होता है दोनों को अगर वो कंपेरेबल है। तो हर बार आईवीसी को हमेशा कंपेयर करके पढ़ो वैदिक एज से, और वैदिक एज को फिर आगे कंपेयर करना लेटर वैदिक एज से। आपकी टाइमलाइन समझ में आएगी कि इंडस वैली से क्या अलग वैदिक एज में हुआ, और वैदिक से क्या क्या अलग आपका लेटर वैदिक में हुआ। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं क्लास में कि भाई इसका मुझे आंसर दो कि तुम्हारे हिसाब से आईवीसी और वैदिक एज में क्या क्या चेंजेस आए मटेरियलिस्टिक लाइफ में, नाउ माय क्वेश्चन इज अप टू यू एंड आई वांट यू गाइस टू गिव मी द आंसर। कम ऑन, अभी आपने पढ़ लिया, आपके सामने दोनों चीजें, आपने दोनों चीजें पढ़ ली, दोनों चीजों की क्लैरिटी आपको आ गई। अब क्लैरिटी अगर आई है तो मुझे बताओ भाई फटाफट से, 5-5 पॉइंट दो, एटलीस्ट कम से कम 5-5 पॉइंट कंपैरिजन के दो। बाकी उसको फिर आप जब रिवाइज करोगे, पढ़ोगे, तो उसको और फर्दर वो कर लेना। पर फिलहाल मुझे 5-5 पॉइंट चाहिए कंपैरिजन के लिए। कम ऑन गाइस, वेटिंग फॉर द आंसर। नाउ यू नो अबाउट आईवीसी, यू नो अबाउट वैदिक पीपल, let's see how good you are with this। तो जल्दी से बताइए। शिखा ने बोला आईवीसी बर्न्ड ब्रिक हाउसेस, वैदिक में मड सेटलमेंट। वेरी गुड शिखा। आईवीसी अर्बन, वैदिक रूरल। वेरी गुड, परफेक्ट। नेक्स्ट, कम ऑन, कीप ऑन गोइंग। एवरीबॉडी ट्राई टू आंसर प्लीज। सभी लोग आंसर कीजिए ना। सभी लोग आंसर कीजिए प्लीज। देखो ऐसे ही क्लास में याद कर लो, घर जाके याद नहीं करना पड़ेगा, ठीक है ना, कि क्लास में आप याद कर लीजिए।
हाँ जी, सिर्फ शिखा की तरफ से आ रहा है, बाकी बच्चे आई एम एक्चुअली वेटिंग फॉर द आंसर गाइस. IVC, they were merchants, traders, Vedic people, they were pastoral people. Very nice, very nice. The more you compare, the more you will learn. Trust me. ठीक है. सिमरन ने भी बोला आईवीसी वाले ट्रेडर्स थे, मर्चेंट्स थे, वैदिक पेस्टोरल, नो एविडेंस ऑफ रेगुलर ट्रेड. बहुत बढ़िया. और कंपेयर करो. आप कंपैरिजन और क्या क्या कंपैरिजन कर सकते हो. ये भी कंपैरिजन करो ना. आईवीसी के टाइम पे देयर वर नो हॉर्सेस. आईवीसी के टाइम पे नो चैरियट्स, नो हॉर्सेस, नो स्पोक व्हील. ये सब कौन इंट्रोड्यूस किया? वैदिक लोगों ने इंट्रोड्यूस किया, है ना. अच्छा, उसके अलावा एक और चीज आप देखोगे. चलो, पेस्टोरल वाला हो गया. ये भी समझ में आता है कि these people, they were more into conflict than the commerce. आईवीसी के जो लोग थे, they were more into commerce. वो व्यापारी लोग थे. Not much conflict. लेकिन आर्यंस के टाइम पे आपको ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिलेगी. ठीक है. क्लियरली यहाँ पे एक चीज इंटरेस्टिंग आ गई. उस टाइम पे पुरोहित वगैरह का यूज नहीं था. देयर वाज नो रोल ऑफ प्रिस्ट्स. यहाँ पे प्रिस्ट का रोल आ रहा है, उधर प्रिस्ट का रोल नहीं था, इधर प्रिस्ट का रोल आ रहा है. ठीक है ना. प्रसाद लिखते हैं आईवीसी मोस्ट डिपेंडेंट ऑन ट्रेड, अर्बन कम्युनिटी विद वेल प्लान स्ट्रक्चर, नो रिलीजियस इन्फ्लुएंस, प्रिस्ट सिस्टम वेरी गुड, बिलीव्ड इन नेचुरल एलिमेंट्स ऑफ मदर गॉडेस, हैड मटेरियल्स ऑफ पोट्री. ठीक है. पेंटिंग एंड नॉट सो सोफिस्टिकेटेड आर्ट फॉर्म्स. वेरी गुड प्रशांत. बहुत बढ़िया. और इसी यही पॉइंट्स को लेके कंपेयर कर दो. आईवी और वैदिक एज में बहुत कुछ चेंज हो गया. वैदिक एज में बहुत सारी चीजें आ गई, है ना. उधर फोर्टिफाइड हाउसेस नहीं थे आईवीसी में, इधर फोर्टिफाइड हाउसेस मिलते हैं आपको. ठीक है ना. ये सब चीजें आपको डिफरेंस इन पोट्री. आईवीसी के जो लोग हैं उनमें ब्लैक रेड वेयर वाला पोट्री ज्यादा था. ब्लैक रेड वेयर पोट्री था. और उससे पहले आपका हमने देखा था ना, ओपीसी वाला पोट्री भी देखा था. वो वाला पोट्री था. इधर बिल्कुल डिफरेंट पोट्री अलग आ गई. पोट्री का कंपैरिजन जरूर करना है. पोट्री का कंपैरिजन करना मत भूलना. इधर बिल्कुल डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोट्री है. यहाँ पे पेंटेड ग्रेवियर है, विच वाज नॉट द केस विद द आईवीसी पीपल. तो ये कुछ बेसिक कंपैरिजन है मटेरियलिस्टिक लाइफ के. जितना इनको कंपेयर करके पढ़ोगे उतना बेटर आपको याद रहेगा, उतना ज्यादा आपको अच्छे से आएगा. ठीक है जी. चलिए, अब मटेरियलिस्टिक लाइफ तो हमने देख ली सर. मटेरियलिस्टिक लाइफ के बारे में तो हमने पढ़ लिया. एनसीईआरटी क्या कहना चाहता है, एनसीईआरटी को भी देख लेते हैं. तो अब आपको एनसीईआरटी से कुछ अलग से नहीं, आपको मोस्टली सब कुछ, सारे पॉइंट्स जो है हमने आपको ऑलमोस्ट सभी पॉइंट्स आपको लिखवा दिए हैं. तो अगर आप इसके बाद एनसीईआरटी से देखोगे, एनसीईआरटी से कंपैरिजन करोगे जो हमने क्लास में डिस्कस किया अबाउट द मटेरियलिस्टिक लाइफ, तो या वी नो ऋग वैदिक आर्यंस, वैदिक पीपल आर्यन एक ही आर्य. जितने भी ये ऋग वैदिक आर्यंस थे, दे ओन देयर सक्सेस इन इंडिया टू द पोजीशन ऑफ द हॉर्सेस. तो इनके पास हॉर्सेस थे, चैरियट्स थे, एंड पॉसिबली इनके पास बेटर आर्म्स भी थे. आप ये वाला पॉइंट भी ऐड कर दो कि ये इनके पास ज्यादा बेटर वेपन्स ये लोग लेकर के आए. इनके पास जो वेपन्स थे वो ब्रॉन्ज के बने हुए वेपन्स थे, विच वी हैड नो आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस. बट ऐसा अंदाजा लगाते हैं कि इनके पास बेटर आर्म्स रहे होंगे, तभी इन्होंने ज्यादा सक्सेस हासिल की है. ठीक है ना. व्हेन दे सेटल्ड इन वेस्टर्न पार्ट दे पॉसिबली यूज कॉपर. तो ठीक है, कॉपर का यूज किया, खेती से हमने ऑलरेडी आपको समझा दिया. इनके पास दे हैड बेटर नॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर. इनके पास प्लो शेयर मिलता है, वुडन प्लो ये लोग यूज किए. ठीक है. और इनफैक्ट ऋग्वेद में भी इस बात का मेंशन किया गया है. हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि खाली इंटरपोलेशन है, खाली गेस वर्क है, लेकिन ये ऋग्वेद के हिसाब से यहाँ वुडन प्लो वगैरह का इस्तेमाल मिलता है. पॉसिबली ये वुड से बना हुआ रहा होगा. इसके अलावा वैदिक लोग जो थे आर्यंस को, दे वर हैव गुड नॉलेज ऑफ सोइंग, हार्वेस्टिंग, है ना, थ्रेशिंग. ये सब इनको पता होगा. अलग अलग सीजन्स के बारे में इनको पता होगा, नॉलेज इनको रही होगी. लेकिन इसके बावजूद भी बहुत सारे रेफरेंसेस काव को लेकर के ऋग्वेद में बहुत सारे रेफरेंसेस हैं. ऋग्वेद आर्यन seem to be pastoral people. We know that, we already have understood that. इसके अलावा उनके ज्यादातर जो लड़ाइयां थी, दैट वाज फॉर द सेक ऑफ काउस. और उसके लिए मैंने आपको टर्म बताई है ऋग्वेद में. द टर्म इज गविष्ठी. गविष्ठी का मतलब वॉर फॉट फॉर द सर्च ऑफ द काउस. अब ये क्वेश्चन आएगा तो आप गलत नहीं करेंगे. ठीक है. एंड काउ सीम्स टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ वेल्थ इन लोग के लिए. हम लोग को गिफ्ट के बारे में आपको बताया, तो जो प्रिस्ट को गिफ्ट दिए जाते थे, काउ, विमेन एंड स्लेव्स. ठीक है, ये सब दी जाती थी. एंड नेवर इन द टर्म्स ऑफ लैंड. तो लैंड तो डेफिनेटली गिफ्ट का पार्ट नहीं था.
Rigvedic people may have occasionally occupied pieces of land, but land clearly did not form well-established type of private property. तो बिल्कुल भी ये well-established type of private property नहीं थी. तो इनके लिए जो प्रॉपर्टी थी, इट वॉज विमेन स्लेव्स एंड काउ. ठीक है ना. तो लैंड वॉज नॉट द पार्ट, नॉट द केस. लैंड आगे चल करके इंपॉर्टेंस गेन करेगी, अभी तो नहीं थी एटलीस्ट. अच्छा, जहां तक बात करें इनकी मेटेरियलिस्टिक लाइफ की, तो ऋग्वेद में साफ तौर पे मेंशन किया गया है कि भाई आर्यंस जो थे वो बड़े आर्टिस्टिक लोग थे, बड़े आर्टिसंस थे. इनमें कारपेंटर, चैरियट मेकर, वीवर, लेदर वर्कर, पोर्टर सब कुछ थे. हर फील्ड में ये प्रोग्रेस कर रहे थे. तो ये इसका समझ में आता है कि हर तरह के ऑल दीज क्राफ्ट्स वर प्रैक्टिस ड्यूरिंग द वैदिक पीपल. जो टर्म हमने बात किया था अयास, ये अयास जो टर्म है ये कॉपर और ब्रॉन्ज के लिए यूज किया गया होगा. मतलब कि समझ में आता है कि मेटल वर्क इनको अच्छे से आता था, वेल इक्विप्ड थे. बट वी हैव नो क्लियर एविडेंस ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ ट्रेड. लेकिन ये व्यापारी थे ये नहीं पता, क्राफ्टमैन थे, आर्टिस्ट थे. हो सकता है कि ये लोग जो बनाते थे कॉपर ब्रॉन्ज का, मे बी अपने सेल्फ यूज के लिए बनाते होंगे, शायद अपने लिए बनाते होंगे. बेचना इनका, कॉमर्स इनका पर्पस नहीं था. सो हमें कोई एविडेंस नहीं मिलता ऐसे ट्रेड का. ये डाउटफुल है दैट आर्यंस वर एक्वेंटेड विद सी और ओशंस, बिकॉज ज्यादातर हमें ये भी लगता है कि शायद आर्यंस को ना ज्यादा सी और ओशन रूट के बारे में नहीं पता था. मोस्टली इन लोगों को, क्योंकि ये वर्ड जो समुद्र वर्ड है ये बहुत रेयरली मेंशन किया गया है. और समुद्र मेंशन ऋग्वेद मेनली डिनोट्स अ कलेक्शन ऑफ द वाटर. तो अगर ऋग्वेद में समुद्र शब्द का प्रयोग खाली कलेक्शन ऑफ वाटर के लिए किया गया तो समझ में आता है कि ये लोग को ज्यादा सी और ओशंस के बारे में आइडिया नहीं था. तो मोस्टली इनके यहाँ पे लैंड रूट्स ज्यादा यूज हुए. आर्यंस जो थे, क्योंकि आए भी लैंड रूट से थे, तो आर्यंस वर वेल नोन फॉर द लैंड रूट्स बट दे वर नॉट अवेयर ऑफ द सी रूट्स. इनको सी रूट का आइडिया नहीं होगा. एट एनी रेट द आर्यंस डिड नॉट लिव इन द सिटीज. ये बात जरूर समझ में आती है कि कभी भी आर्यंस जो है वो सिटीज में तो नहीं रहे. पॉसिबली दे लिव्ड इन सम काइंड ऑफ फोर्टिफाइड मड सेटलमेंट, जो हमने वर्ड यूज किया था. हालांकि इस चीज को और आर्कियोलॉजिकली एक्सप्लोर करना बाकी है, लेकिन एविडेंसेस इस तरफ इशारा करते हैं. रिसेंटली देयर इज अ साइट कॉल्ड भगवानपुरा. तो भगवानपुरा करके एक आर्कियोलॉजिकल साइट है जो हरियाणा में एक्सकेवेट की गई एंड 3 और सिटीज पंजाब में की गई. इन सब में हमें पेंटेड ग्रे वेयर पोट्री मिलती है और ये लेट हड़प्पन पोट्री इसको माना जाता है. तो भगवानपुरा में मिलने वाले पोट्री को जो डेट असाइन की गई है 1600 से 1000 बीसी के आसपास की पोट्री है. तो शायद ये टाइम जो है ये ऋग्वेदिक टाइम को डिनोट करेगी. तो बहुत सारी जगह से जो हमको एविडेंसेस मिले, पोट्री के जो एविडेंसेस मिले, तो ये समझ में आता है. भगवानपुरा, मान लो कल को एग्जांपल आ जाए तो आप जोड़ देना भगवानपुरा वाज अ साइट ऑफ द वैदिक टाइम्स. तो वैदिक एज की साइट के साथ जोड़ देना. हरियाणा में है ये भगवानपुरा नाम की साइट, और यहां से पेंटेड ग्रे वेयर मिली, डेट आपके सामने है. ठीक है ना. जो जोग्राफिकल एरिया है इन साइट्स का, ये एक्चुअली कोइंसाइड करता है दैट विद अ गुड पोर्शन ऑफ द एरिया रिप्रेजेंटेड बाय द ऋग्वेद. तो मोस्टली ये भगवानपुरा की साइट का एरिया और उधर ऋग्वेद में ये सब साइट्स मेंशन की गई हैं. तो समझ में आता है कि ये वैदिक एज की साइट रही होगी. हालांकि जो पेंटेड ग्रे वेयर है, इट हैज बीन फाउंड एट ऑल दीज साइट्स. नाइदर, हालांकि कोई आयरन, नो आयरन ऑब्जेक्ट, नो सीरियल्स हैव बीन एनकाउंटर्ड. तो जहां पे पोट्री तो अपने को मिल गई पेंटेड ग्रे वेयर, लेकिन सीरियल्स के या आयरन ऑब्जेक्ट्स के कोई भी एविडेंसेस अपने को नहीं मिलते. तो समझ में आता है, वी मे देयरफॉर थिंक कि शायद जो पेंटेड ग्रे वेयर है ये शायद प्री आयरन फेज को बिलोंग करती होगी, जैसे मैंने आपको समझाया भी था. और ये प्री आयरन फेज एक्चुअली ऋग्वेदिक फेज को कहा जाता है. अगर आपसे कोई पूछे कि भाई ये वैदिक एज जो है, ऋग्वेदिक फेज जो है, तो ऋग्वेदिक फेज को ही माना जाता है प्री आयरन फेज. अभी तक आयरन का इस्तेमाल ये लोग नहीं सीखे. एंड इट इज वेरी इंटरेस्टिंग, भगवानपुरा 13 रूम्ड मड हाउस हैज बीन डिस्कवर्ड. एक 13 कमरे वाला घर भी मिला है भगवानपुरा में. तो ये कहीं ना कहीं से इंडिकेट करता है, 13 कमरे का घर, ये इंडिकेट करता है कि शायद यहाँ पे कोई बहुत बड़ी फैमिली रहती होगी. आइदर अ हाउस फॉर अ लार्ज एक्सटेंडेड फैमिली और मे बी फॉर अ ट्राइबल चीफ. तो ये भी समझ में आता है. अभी हम पढ़ेंगे इसके बारे में. ट्राइबल चीफ का कॉन्सेप्ट था, ये अपने ट्राइबल चीफ को राजा कहा करते थे, और वो राजा कौन था, कैसे थे, उनके बारे में अभी पढ़ेंगे.
बट ये समझ में आता है कि हाँ भाई कोई ना कोई इनके लीडर रहे होंगे और लीडर्स के लिए बड़े घर हुआ करते थे, बड़ी फैमिली होती होगी। कैटल बोन्स हैव बीन फाउंड इन गुड क्वांटिटी इन ऑल दीज साइट्स, और बहुत सारी कैटल बोन्स का मिलना, जानवरों की हड्डियों का मिलना डिनोट करता अगेन दैट दे वर पेस्टोरल पीपल। तो इनके लिए एनिमल्स, लाइव स्टॉक, कैटल कितना इंपॉर्टेंट था, देवर पेस्टोरल, ये फर्दर प्रूव होता है कैटल बोन्स के मिलने से। ठीक है बॉस, आ गया समझ में। अब जरा ट्राइबल पॉलिटी पढ़ेंगे, ट्राइबल पॉलिटी पढ़ना बहुत जरूरी है। ट्राइबल पॉलिटी से आपको और ज्यादा क्लैरिटी आएगी इनके सोसाइटी और इनके कस्टम्स के बारे में। यहां तक का पॉइंट क्लियर है? 2 मिनट का ब्रेक दूंगा, 2 मिनट के बाद वी विल अंडरस्टैंड द ट्राइबल पॉलिटी। ठीक है, आई विल सी यू गाइस इन 2 मिनट्स।
चलिए जी, सो लेट्स लर्न अबाउट द ट्राइबल पॉलिटी। ट्राइबल पॉलिटी के बारे में थोड़ा सा पॉइंट आपको लिखवाए जाए। आप लोग क्लास नोट्स बनाते हो ना? ये जो मैं स्लाइड्स पे लिखवा के समझाता हूँ, ये वाला तरीका ठीक लग रहा है आप लोगों को? जो पहले हम एक बार स्लाइड्स के थ्रू, क्योंकि ये एक प्रॉपर नोट्स आपके बन जाते हैं, क्योंकि बुक से नोट्स बनाना इज वेरी डिफिकल्ट। तो आई थिंक ये वाला तरीका ठीक सेट हो रहा है आपको। पहले हम लोग एक बार स्लाइड के रूप में इसको पढ़ा देते हैं, एकदम क्लास बोर्ड स्टाइल में ब्लैक बोर्ड के ऊपर पढ़ा देते हैं, लिखवा देते हैं, फिर आप फटाफट से उसको रीड भी कर लेते हो। ये तरीका ठीक सेट हो रहा है सबको? हाँ जी, हाँ, रिवीजन इजी हो जाता है, ठीक है, परफेक्ट। चलिए, सो नेक्स्ट टॉपिक डालिए, ट्राइबल पॉलिटी। लेट्स लर्न एंड लेट्स टॉक अबाउट द ट्राइबल पॉलिटी। ट्राइबल पॉलिटी, तो ये जो वैदिक पीपल थे, द आर्यंस, तो इस टाइम पे इनके यहाँ पे ट्राइबल पॉलिटी के नाम पे दे यूज्ड टू बी ट्राइबल चीफ, ठीक है? तो इनका एक ट्राइबल चीफ हुआ करता था, एंड ट्राइबल चीफ वाज द पर्सन हु वाज द सेंटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है? तो ट्राइबल चीफ वाज इन द सेंटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो पहली चीज तो ये कि जो चीफ है इनके ये इनके सेंटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन थे, नंबर वन। एंड इस ट्राइबल चीफ को, दिस ट्राइबल चीफ यूज्ड टू बी कॉल्ड राजन। इनको राजन के नाम से डिनोट किया जाता था। एंड मोस्टली ये कौन बनता था? हु यूज्ड टू बी दैट पर्सन? अब ट्राइबल चीफ वो बनेगा दैट पर्सन हु वाज द मोस्ट सक्सेसफुल लीडर इन वॉर। जो भी इंसान मोस्ट सक्सेसफुल लीडर था इन द वॉर, तो वो इनका ट्राइबल लीडर, इनका ट्राइबल चीफ राजन बनता था। तो यहां से एक और चीज समझ में आती है कि जैसे अभी बाद में भी आपने देखा ना कि लड़ाई के बाद राजा कौन बनेगा, तो ये इन एक और वायलेंट स्ट्रीक आपको नजर आती है। भाई लड़ाई में राजा वही बनेगा, इनका राजा वो बनेगा जो सबको हराएगा। तो डेफिनेटली यहां से फिर से एक बार समझ में आता है, दे वर मोर इनटू कॉन्क्वेस्ट, दे वर मोर इनटू वॉर एंड बैटल। तो क्षत्रिय वाली फीलिंग आपको ज्यादा आएगी, ठीक है? ये सोल्जर्स वाली फीलिंग ज्यादा आएगी, ना कि व्यापारियों वाली फीलिंग आएगी। क्योंकि देखो वहां पे अगर आपने आईवीसी के साथ कंपेयर किया, तो इंडस वैली में कौन रूल कर रहा था? द मर्चेंट्स वर रूलिंग। यहाँ पे क्लियरली दे आर नॉट मर्चेंट्स। तो यहाँ पे कौन रूल कर रहा है? जो सबसे ताकतवर था, जिसकी तलवार उसका शासन, ये वो वाला काम है। जो लड़ाई जीतेगा वो राजा बनेगा। तो यहाँ पे डेफिनेटली राजा बनने के लिए यू हैव टू बी ए गुड फाइटर। वहां पे यू यूज टू बी अ बिग ट्रेडर, बिग मर्चेंट, राइट? ये दो चीजों में समझ में आता है कंपैरिजन। अच्छा, इसमें अब ये यहाँ पे एक और सिस्टम शुरू हुआ इनके यहाँ पे। जो ट्राइबल चीफ है, जो सक्सेसफुल, जो एक बार ट्राइबल चीफ बन गया, जो राजन बन गया ना, ये इट वाज आल्सो देयर वाज अ हेरिडिटरी सिस्टम। तो इन्होंने हेरिडिटरी सिस्टम भी शुरू किया। और हेरिडिटरी सिस्टम ऐसे शुरू किया ये लोग ने कि भाई अभी मैं, आगे मेरा बेटा, फिर मेरा बेटा। तो फादर अगर राजा बना है तो फादर का जो बेटा है, सन है, और उसका जो सन होगा। तो ये सिस्टम भी वैदिक लोगों ने चालू किया, जो आगे तक चलता रहा। इवन मेडिवल टाइम्स तक आपको ये सेम सिस्टम मिलेगा ना, कि राजा का बेटा राजा, उसका बेटा राजा। तो ये जो अपने लीडर, अपने राजा को हेरिडिटरी सिस्टम की शुरुआत है, दिस इज ऑल्सो स्टार्टेड विद द वैदिक पीपल। ये लोग ने चालू किया। बट इंटरेस्टिंग पॉइंट ये था कि इनके यहाँ पे भले ही राजा आप इस तरह से बने हो, लेकिन एक इंटरेस्टिंग पॉइंट स्टार मार्क के साथ कीजिएगा, राजा के पास अनलिमिटेड पावर नहीं थी। बट प्लीज नोट दैट इवन राजन डिड नॉट हैव अनलिमिटेड पावर। इनके पास ये अनलिमिटेड पावर नहीं थी। अनलिमिटेड पावर
नहीं थी ये लोग के पास। क्यों नहीं थी? क्योंकि देयर वर मेनी पीपल हु यूज्ड टू कंट्रोल राजा। अच्छा, पहली बात तो राजा राजा को बनाने के पीछे भी एक बड़ा सिस्टम, बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ करता था कि जो इलेक्शन होगा राजा का, जो सिलेक्शन होगा फाइनली, तो इलेक्शन ऑफ द किंग वाज डन बाय ट्राइबल असेंबलीज। तो उस टाइम पे ट्राइबल असेंबलीज की बड़ी वैल्यू थी, और ये ट्राइबल असेंबलीज को आप दे यूज्ड टू बी कॉल्ड समितिज, इनको आप समिति कहा करते थे। तो समितिज हुआ करती थी अलग अलग, और यही समिति जो राजा का चयन करती है। आप लड़ाई जीत के आ गए, लेकिन फाइनल जो आपको एक अप्रूवल मिलेगा कि ठीक है भाई तुमको राजा मान लिया गया है, वो फाइनल अप्रूवल कौन देगा? ट्राइबल समिति देगी, ट्राइबल असेंबली, ट्राइबल समिति वो देगी। तो आगे चल करके भी जो राजा बन भी गए, तो आपको बीच बीच में कंसल्ट करना पड़ेगा समिति के साथ। तो आप अपनी मर्जी से नहीं फैसले करोगे, आप कहीं ना कहीं आपका जो है वो कंसल्टेशन रहेगा। तो समिति का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट था, ठीक है। और ये अगर आप देखिएगा तो इस तरह की ना यहाँ पे कई सारी असेंबलीज, देयर वर अदर असेंबलीज आल्सो, सिर्फ एक समिति ही नहीं, और भी देयर वर अदर असेंबलीज आल्सो, जिनका रोल हुआ करता था, अदर असेंबलीज इन द एडमिनिस्ट्रेशन, एंड दैट दे वर लाइक सभा, समिति। इसके अलावा आपका विदाथा, एक विदाथा नाम से भी ग्रुप हुआ करता था, असेंबली हुआ करती थी, गण। ये चार बड़े इंपॉर्टेंट थे, चार बहुत बेहतरीन और बहुत इंपॉर्टेंट असेंबलीज थी। एक समिति हो गई, समिति के अलावा सभा, विधाता और गण। ये चार मेजर असेंबलीज थी जो राजा के साथ पावर भी शेयर करती थी, एडमिनिस्ट्रेशन में भी रोल प्ले करती थी। तो ऐसा नहीं है, आगे जैसे आगे आने वाले समय में आपने देखा कि राजा जो है, तो ऐसा नहीं कि बस राजा का वचन ही है शासन, ऐसा नहीं है कि राजा का वचन ही है शासन। वो वाला इतनी मोनोपोली, इतना वो नहीं था। जो भी पावर था, इट वाज काइंड ऑफ शेयर्ड बाय अदर ग्रुप्स आल्सो। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज अपने को देखने को मिलती है, एक इसमें इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये असेंबलीज में, अच्छा सवाल है कि क्या महिलाएं इस असेंबली में थी, या फिर ये पूरी तरह से मेल डोमिनेटेड असेंबलीज होती थी। तो इसमें ना एक और इंटरेस्टिंग चीज सामने आती है, स्टार मार्क के साथ लिखिएगा। इवन विमेन अटेंडेड, महिला भी अटेंड करती थी द सभा एंड विदाथा। ये कम से कम दो असेंबलीज ऐसी थी जिनमें इवन महिलाएं हुआ करती थी, ठीक है ना। तो और ये आखिरी टाइम था, इसके बाद लेटर वैदिक में तो ये बिल्कुल ही सिस्टम चेंज हो जाएगा। तो यहां तक भी अगर आप देखिएगा तो एटलीस्ट आपको थोड़ा बहुत विमेन का पॉलिटिकल एम्पावरमेंट समझ में आता है। एटलीस्ट यहाँ पे पॉलिटिकल एम्पावरमेंट हो रहा है या हुआ, एटलीस्ट ये समझ में आता है अगर महिलाएं सभा और विधाता जैसी असेंबलीज को अटेंड कर रही है, ठीक है बॉस। अब ये सभा, समिति, जितनी भी असेंबलीज थी ना, ऑल दीज असेंबलीज, इनके बहुत सारे फंक्शंस थे। सभा, समिति, गण, विधाता, जितने भी थे, ऑल दीज असेंबलीज दे हैड मेनी फंक्शंस, ठीक है। ये मिलिट्री फंक्शंस भी इनके थे, अदर देन एडमिनिस्ट्रेटिव, वो तो करते ही थे। तो इनका ये एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस तो था ही। एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस के अलावा मिलिट्री फंक्शंस का डिस्कशन होना, इवन रिलीजियस कोई डिस्कशन होना है, तो अलग अलग इनके काम थे। कभी ये रिलीजियस डिस्कशन के लिए असेंबलीज बुलाई जाती, कभी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बुलाई जाती, कभी कोई इमरजेंसी के लिए बुलाई जाती, मिलिट्री स्ट्रेटजीज के लिए बुलाई जाती। तो बहुत अलग अलग फंक्शंस थे और उनमें महिलाएं भी थी। दैट शोज द पॉलिटिकल एम्पावरमेंट ऑफ द वुमेन, एटलीस्ट फॉर सम रीजन। इनफैक्ट जो राजा था, डे टू डे एक्टिविटीज के लिए द राजन, द किंग was also assisted by, अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिएगा, it was also assisted by पुरोहित्स द priest। अब यहां पे priest का रोल समझिए। इवन फॉर अ डे टू डे एक्टिविटी, अपनी डे टू डे एक्टिविटीज के लिए, डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी राजा वॉज ऑलवेज असिस्टेड बाय अ पुरोहित। राजा हमेशा
इसके पास पुजारी लोग होते थे जो राजा को सलाह देते थे कि ऐसा मत करो, ऐसा करो, ये धर्म के खिलाफ है ये। तो यहाँ पे फिर से आपको समझ में आएगा, यू विल अंडरस्टैंड कि द वे द स्टेटस ऑफ द प्रिस्ट, लुक एट द स्टेटस। अगर प्रिस्ट का इतना बड़ा रोल हो गया है कि वो राजा को रोज सलाह देता है, तो आप इमेजिन कीजिए कि किस तरह से जो पुरोहित थे, जो प्रिस्ट थे, ये कितने हाई क्लास में माने गए, इन्होंने किस तरह से ये हाई क्लास पीपल बने और आगे चल के कैसे डोमिनेट ये लोग ने किया। क्लियरली इनका सोशल स्टेटस बहुत हाई क्लास सोशल स्टेटस आपको समझ में आएगा, विच वॉज नॉट द केस एट ऑल विद द आईबीसी पीपल। ठीक है जी। तो ये ट्राइबल पॉलिटी जो इन ये लोग की थी, उसमें कई इंटरेस्टिंग चीजें आपको समझ में आएंगी। दो सबसे बड़े पुरोहित, जो सबसे मशहूर पुरोहित हुए हैं उस टाइम पे, द टू मोस्ट फेमस प्रिस्ट पुरोहित्स ऑफ दैट टाइम। एक आपने नाम, दोनों के नाम आपने सुने, इनफैक्ट आपने वशिष्ठ का नाम सुना, आपने वशिष्ठ का नाम सुना, कल भी याद है, कल भी हमने जिक्र किया था कि वशिष्ठ ने सपोर्ट किया जिस क्लैन को वो जीता था, यू रिमेंबर। तो वशिष्ठ जो प्रिस्ट था वो, और दूसरा विश्वामित्र, द सेकंड वाज द विश्वामित्र। और विश्वामित्र जो थे, इनको लिबरल प्रिस्ट माना गया है, ही वॉज कंपैरेटिवली अ बिट लिबरल, लेकिन वशिष्ठ जो थे ही वॉज वेरी कंजर्वेटिव, ही वॉज वेरी वेरी कंजर्वेटिव। ये जो है विश्वामित्र ने ही तो आपके वो लिखा था, इट वॉज विश्वामित्र ओनली हु रोट द गायत्री मंत्र, जो आज भी हम लोग करते हैं, ओम भूर्भुवः स्वः। तो वो जो गायत्री मंत्र है, गायत्री मंत्र लिखने वाले कौन थे? विश्वामित्र। तो ये उसी वैदिक एज के प्रिस्ट हुए हैं। वशिष्ठ का नाम आपने सुना था, बैटल ऑफ 10 किंग्स, रिमेंबर, ड्यूरिंग द बैटल ऑफ 10 किंग्स, उसमें वशिष्ठ का नाम सुना था। और गायत्री मंत्र लिखने वाले ये विश्वामित्र। ठीक है जी। अब इसमें एक दो चीज और इंटरेस्टिंग आप लिखिएगा, इसमें आपको इंटरेस्टिंग ये चीज लिखनी है यहाँ पे कि उस टाइम पे ना, अच्छा व्हाट अबाउट द टैक्स कलेक्शंस, ये लोग का टैक्स कलेक्शन का सिस्टम क्या था? तो देखो, एज ऑफ नाउ हमारे पास जो हमें पता चलता है, देयर वर नो ऑफिसर्स फॉर द टैक्स कलेक्शन। तो टैक्स कलेक्शन के लिए इनके यहाँ पे कोई ऑफिसर्स नहीं थे। इसका मतलब ये कैसे सिस्टम था, रादर हमें कैसे एविडेंसेस मिलते हैं? वैदिक एज में देयर वाज अ सिस्टम ऑफ वॉलेंट्री ऑफरिंग, देयर वाज सिस्टम ऑफ द वॉलेंट्री ऑफरिंग। लोग अपनी मर्जी से ऑफरिंग दिया करते थे, गिफ्ट दिया करते थे राजा को, वॉलेंट्री ऑफरिंग टू चीफ बाय द पीपल। तो कोई अलग से ऐसा सिस्टम नहीं था कि भाई प्रॉपर कोई टैक्स कलेक्शन करेगा राजा। राजा को अपनी आप लोग जो है अपनी मर्जी से अपने हिसाब से गिफ्ट दे दिया करते थे, वॉलेंट्री ऑफरिंग दे दिया करते थे। इस वॉलेंट्री ऑफरिंग के लिए एक पर्टिकुलर वर्ड है जो आपको याद रखना है,
ये जो वॉलेंट्री ऑफरिंग थी दैट यूज्ड टू बी कॉल्ड एज बलि, ठीक है, बाद में इसका मतलब बदल गया। बाद में जो वो बलि चढ़ाते थे तो वो वैसे वाले सेंस में बलि का इस्तेमाल ज्यादा हुआ, जानवरों की बलि चढ़ाना एंड ऑल दैट। लेकिन एक्चुअली ओरिजिनली जो टर्म बलि था इसका मतलब था वॉलेंट्री ऑफरिंग, अपनी मर्जी से कुछ आपको दे देना। बाद में इट वॉज लार्जली रिस्ट्रिक्टेड टू एनिमल की बलि देना, राइट। बट शुरुआत में तो ये बलि का मतलब वॉलेंट्री ऑफरिंग। तो टैक्स कलेक्शन के लिए कोई जबरदस्ती नहीं थी, कोई टैक्स ऑफिसर्स नहीं थे जो आएंगे टैक्स कलेक्ट करेंगे। लोग अपनी मर्जी से राजा को अपनी भेंट दिया करते थे और अपने हिसाब से लोग जो है ऑफरिंग दिया करते थे। साथ ही साथ में देयर वाज आल्सो देयर वी हैव नो एविडेंस, देयर वाज नो मेंशन ऑफ ऑफिसर फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव जस्टिस। तो कोई ऐसा देयर वर नो ऑफिसर्स फॉर जस्टिस, कोई ऐसा जज टाइप के ऑफिसर्स का भी कोई जिक्र हमको नहीं मिलता कि कोई जुडिशरी या जस्टिस का कोई सिस्टम है उसके लिए कोई ऑफिसर्स हो, ऐसे भी एविडेंसेस नहीं मिलते। लेकिन ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि सोसाइटी वाज कंप्लीटली आइडल, ऐसे भी आप नहीं कह सकते। ऑफ कोर्स वैदिक वैदिक एज was not, it was not an idle society. So of course there were cases of theft एंड अदर क्राइम्स। तो थोड़ा बहुत तो क्राइम था उस टाइम पे भी, तो चोरियां होती थी। मोस्टली जो चोरी करते थे लोग वो गाय की चोरी करते थे उस टाइम पे भी, या और कोई थोड़ा बहुत लूट मारी करते थे। तो इस तरह के छोटे मोटे क्राइम्स तो थे तब भी। तो ऐसा नहीं कि परफेक्ट क्राइम फ्री सोसाइटी तो कभी भी कुछ कभी होती नहीं, क्राइम फ्री सोसाइटी तो हो ही नहीं सकती है, ठीक है। और राजाओं ने एक सिस्टम वहां पे जरूर कर रखा था इन्हीं इन्हीं चक्रों में, इन्हीं चीजों को देखने के लिए। देयर वाज आल्सो स्पाइज वर यूज्ड टू कीप अ वॉच। तो जासूसों का सिस्टम था, तो स्पाइज जो है दे वर यूज्ड टू कीप अ वॉच। तो राजा के जासूस हुआ करते थे जो सब चीजों पे नजर रखते थे। बट अलग से कोई जस्टिस के लिए ऑफिसर या कोई टैक्स कलेक्शन का ऑफिसर नहीं था। बट हाँ, स्पाइस का यूज वो लोग जो है करते थे, ठीक है। दिस इज रियली रियली इंपॉर्टेंट। तो फिर सर कौन कौन से ऑफिसर थे, थोड़ा बहुत ऑफिसर्स के बारे में भी जिक्र कर लिया जाए जब हम ट्राइबल पॉलिटी की बात कर रहे हैं। तो प्लीज डू अंडरस्टैंड अबाउट सम ऑफ द ऑफिसर्स। तो वैदिक एज में जो ऑफिसर्स थे, ऑफिसर्स इन द वैदिक टाइम्स और वैदिक एज, वो भी समझ लीजिए। अब देखिए, ऐसा था इन्होंने अपने पूरे पॉलिटिकल सिस्टम को ना डिवाइड कर रखा था, ठीक है। पॉलिटिकल सिस्टम्स को डिवाइड किया। तो इनके यहां पे सबसे नीचे आपके जो है ग्रमणिस, उसके ऊपर कुलपास, और उसके ऊपर व्रजापति। व्रजापति, ये तीन हायरार्कीज आप याद रख सकते हैं। बेसिकली ग्रामीणास कौन थे? दे वर द हेड ऑफ फाइटिंग, दे वर द हेड्स ऑफ द फाइटिंग हॉर्ड्स। जो फाइटिंग ग्रुप्स थे उनके हेड को ग्रामीणिस कहा गया। कुलपास, दे वर हेड ऑफ द फैमिलीज। और जो व्रजपति शब्द है, ये वो पर्सन था who was having authority, a person having authority over large land, a person having authority over the large land or pasture you can say, ठीक है। ये तीन नाम अपने को, अच्छा ये इस तरह के नेम्स एमसीक्यू में आ सकते हैं, तो तुमको थोड़ा सा इसका मैच द फॉलोइंग आना चाहिए। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पे और था ड्यूरिंग द वैदिक टाइम्स,
तो वैदिक एज में ना देयर वाज नो रेगुलर और स्टैंडिंग आर्मी ऑफ द किंग, देयर वाज नो रेगुलर और से देयर वाज नो स्टैंडिंग आर्मी, कोई परमानेंट आर्मी नहीं हुआ करती थी, नो रेगुलर और स्टैंडिंग आर्मी ऑफ द किंग। तो फिर लड़ाई के टाइम कैसे मैनेज होता था? तो लड़ाई के टाइम पे क्या होता था ना कि जो मिलिट्री जो कुछ आपके वो थे, कुछ ऐसे अलग से डिफरेंट ट्राइबल ग्रुप्स थे, उनको बुलाया जाता था, ठीक है ना। तो दे वी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ वॉर, जब भी लड़ाई वाले का सीन बनेगा तो मिलिशियाज वर कॉल्ड, मिलिशियाज को बुलाते थे, ठीक है। सो मिलिशियाज वर कॉल्ड। अब मिलिशियाज कौन थे? पीपल, दे वर द पीपल परफॉर्मिंग द मिलिट्री फंक्शन। अलग से मिलिट्री फंक्शन के लिए लोग बुलाए जाते थे लड़ाई होने के बाद। और ये मिलिशियाज होते कौन थे बेसिकली? तो मिलिशियाज हुआ करते थे, अलग अलग ट्राइबल ग्रुप्स थे, ठीक है। सो जो इनके ट्राइबल ग्रुप हुआ करते, कुछ ऐसे स्पेसिफिक ट्राइबल ग्रुप्स थे जो नॉर्मल टाइम पे अपनी खेती बाड़ी करो, ठीक है, लड़ाई हो जाए तो राजा के लिए फिर लड़ाई में लड़ने जाते थे, तो मिलिशियाज हुआ करते थे। लेकिन कोई रेगुलर सोल्जर टाइप सिस्टम नहीं था, तो नॉर्मल टाइम पे लोग खेती बाड़ी करते थे और लड़ाई होने पे ये ट्राइबल ग्रुप्स राजा के लिए लड़ने जाते थे मिलिट्री फंक्शन के लिए, ठीक है ना। तो इसमें भी अगर आप देखिएगा तो कई सारे आपको वो मिलेंगे, तो इसमें अलग अलग ग्रुप्स थे आपके, वराता, गण, ठीक है, एंड शारदा वगैरह, कई सारे नाम आपको मिलेंगे, ठीक है जी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें इसमें आप और नोट कर लीजिए। अब एक बार जरा देखें एनसीईआरटी में इन चीजों के बारे में क्या मेंशन किया गया है। सो ट्राइबल पॉलिटी की हमने बात की, राइट। तो ट्राइबल पॉलिटी के बारे में एनसीईआरटी क्या कहती है? तो आपने ये तो समझ लिया कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी थी आर्यंस की, इट वर्क विद द ट्राइबल चीफ। तो ट्राइबल चीफ वाज इन द सेंटर, और उसको ट्राइबल चीफ क्यों बनाया गया? उसकी वॉर में सक्सेसफुल लीडरशिप की वजह से। ट्राइबल चीफ को राजन कहा गया, जैसे मैंने आपको बताया। और ऋग्वेद में किंग्स पोस्ट वाज हेरिडिटरी, यस, हेरिडिटरी कर दी गई, यहीं से सिस्टम शुरू हुआ। हालांकि राजा के पास अनलिमिटेड पावर नहीं थी, मैंने आपको समझाया। और इसके लिए कई सारी ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशंस, कई सारी असेंबलीज होती थी। पोस्ट भले ही असेंबली हो, हेरिडिटरी हो, लेकिन इलेक्शन का जो प्रोसेस है, ट्राइबल असेंबली समिति उसका काम करती थी। किंग वॉज कॉल्ड द प्रोटेक्टर ऑफ द ट्राइब। राजा को अपने ट्राइब का प्रोटेक्टर माना जाता था। उसका काम, राजा का काम, अगर कल को पूछ लें कि व्हाट वाज द फंक्शन ऑफ राजन, तो राजा के फंक्शन क्या थे, राजा का काम क्या था? अपने कैटल को बचाना, वॉर लड़ना, और गॉड को प्रे ऑफर करना ऑन द बिहाफ ऑफ हिज पीपल। तो ओवरऑल आप राजा हो, अपने ट्राइब के प्रोटेक्टर हो। तो इस पूरे ट्राइब के कैटल को आपको बचाना है, वॉर आपको लड़ने हैं, और गॉड को प्रेयर ऑफर करनी है फॉर द वेलबींग ऑफ द होल ट्राइब। ये मेजर फंक्शंस हुआ करते थे। इसके अलावा सभा, समिति, विधाता, गण, ये सब जो है अदर असेंबलीज हुआ, दे वर ऑल ट्राइबल असेंबलीज। अगर कल को ये ऐसा एमसीक्यू आ जाए कि व्हाट वाज सभा, समिति, विधाता एंड गण, तो वन वर्ड आंसर होना चाहिए कि ये सब क्या थे? ये सब आपकी ट्राइबल असेंबलीज थी ड्यूरिंग द वैदिक टाइम्स, ठीक है ना। ऊपर से ये जो असेंबलीज थी, दे एक्सरसाइज डेलिब्रेटिव, मिलिट्री एंड रिलीजियस फंक्शंस। इवन women attended sabha and vidhata, like I told you. But the two most important assemblies, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट असेंबलीज थी फ्रॉम द पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू, अगर आप देखें, वैसे तो चार मैंने मेंशन किया, लेकिन अगर पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो जो सबसे इंपॉर्टेंट आपकी थी ये पॉलिटिकल असेंबलीज, देवर सभा एंड समितिज। तो ये इनका दो का जो फंक्शन है, जो आपको बिल्कुल 100% याद रखना है। एंड दे वर सो इंपॉर्टेंट दैट द किंग ऑल्सो शोड ईगरनेस टू विन देयर सपोर्ट। हर छोटे बड़े काम के लिए, हर छोटे बड़े फैसले में आप देखेंगे कि राजा सभा समिति के लोगों को अपने साथ लेके चलना चाहता था। तो अगर आपसे टोटल कोई पूछे ट्राइबल असेंबलीज, देवर 4। पॉलिटिकल व्यू पॉइंट से मोस्ट इंपॉर्टेंट वो सभा एंड समिति।
एंड सभा के अंदर इवन विमेन यूज टू अटेंड, रिमेंबर। तो यहां से महिलाओं के पॉलिटिकल एम्पावरमेंट का समझ आता है। बाकी जो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन थी, राजा के आसपास कई सारे फंक्शनरीज थे, लेकिन सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस दिया जाता था पुरोहित को। जो दो सबसे बड़े पुरोहित हुए उस टाइम पे हम बात करते हैं मेजर टाइम में, इट वाज वशिष्ठ एंड द विश्वामित्र। मैंने आपको बताया वशिष्ठ का जिक्र बैटल ऑफ 10 किंग्स में, और विश्वामित्र वो जिन्होंने गायत्री मंत्र लिखा है। They inspired the tribal chief to action and lauded their exploit in return of the handsome rewards in cows and women slaves. अब इंटरेस्टिंग बात देखिए, ये जो पुरोहित लोग थे, ये ट्राइबल चीफ को गाइड करते, इंस्पायर करते कि आप ऐसा कीजिए वैसा कीजिए, और बदले में इन पुरोहितों को खूब सारे गिफ्ट मिलते थे। और कौन से गिफ्ट? औरतें, स्लेव्स एंड काउस, जो हमने पहले भी जिक्र किया था कि these were the most important these were the major gifts that were received by the purohits। ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शनरी सीम टू बी द सेनानी। तो इसके अलावा, पुरोहित के अलावा सेनानी जो होते थे राजा के आसपास, सेनानी हुआ करते थे, who use spear, axes, swords, etc। तो आप इनको क्षत्रिय से कंपेयर कर सकते हो, यस। तो ये आपके आगे चल के ब्राह्मण्स बने और सेनानी आपके आगे चल करके क्षत्रियास बने। तो पुरोहित के अलावा जो दूसरा एक और इंपॉर्टेंट फंक्शनरी था इनके पास, राजा के पास, वो सेनानी थे, जो लड़ाई करते थे, भाला और इन सब में एक्सपर्ट होते थे। हालांकि वी डू नॉट कम अक्रॉस एनी ऑफिसर फॉर द पर्पस ऑफ टैक्स कलेक्शन। तो कोई टैक्स ऑफिसर्स इनके पास नहीं थे। तो मैंने आपको बताया कि लोग जो है वॉलंटरी देते थे, जिसको बलि बोला गया। प्रेजेंट्स एंड स्पॉइल्स ऑफ वॉर वर परहैप्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन सम वैदिक असेंबली। हो सकता है ये जो सारे गिफ्ट मिलते थे या लड़ाई लड़ने के बाद, लड़ाई जीतने के बाद जो ये लूटते थे, दैट वाज कॉल्ड द स्पॉइल ऑफ द वॉर। स्पॉइल ऑफ द वॉर का मतलब क्या होता है? आपने लड़ाई करी, लड़ाई जीत गए, तो दुश्मन की जो चीजें लूट के आप लाते, तो लूट इज कॉल्ड द स्पॉइल ऑफ द वॉर। तो वो सबको ये लोग डिस्ट्रीब्यूट करते होंगे। ऋग्वेदा also do not mention it also do not mention any officer for administrative justice। तो ऐसा कोई इनका जुडिशियल ऑफिसर इनके पास नहीं था। जस्टिस के लिए देयर वाज नो ऑफिसर। बट अगेन इट वाज नॉट एन आइडल सोसाइटी, लाइक आई टोल्ड यू। थेफ्ट, बर्गलरी, ये सब होते थे। अक्सर गाय वगैरह की चोरी ये लोग किया करते थे। तो उस पर्पस के लिए स्पाइस का एक सिस्टम इनके पास था। तो इनके पास स्पाइस का सिस्टम था। बस 5 मिनट्स में आ रहा हूं, 5 मिनट्स होने वाली, ठीक है ना। तो कोई भी अनसोशल एक्टिविटी अगर है तो उसके लिए स्पाइस दे वर यूज्ड। The title of the officials do not indicate their administration of territory. However, कुछ officers थे seem to attach to some territories. They enjoyed positions of authority in pasture grounds and settlement. The officer who enjoyed authority over the pastures, उनको क्या मैंने नाम दिया? व्रजपति। तो व्रजपति कौन से ऑफिसर हुए? जिनके पास लार्ज लैंड की अथॉरिटी थी, जिनके पास बहुत सारा पैस्चर हुआ करता था, तो वो वाले ऑफिसर्स कहलाए व्रजपति। He led the heads of the families called the Kulpas। तो इनके नीचे ये किसके हेड थे? व्रजपति was the head of Kulpas, और कुलपास क्या थे? अलग अलग हेड ऑफ द फैमिलीज, और द हेड ऑफ द फाइटिंग हॉर्ड्स कॉल्ड द ग्रामीणीज टू द बैटल। तो बेसिकली ग्रामीणीज और कुलपास के ऊपर एक मेजर हेड हुआ करता था, ये व्रजपति। In the beginning, the Gramini was just the head of the small tribal fighting unit. But when the unit settled, the Gramini became the head of the village also। पहले तो जब तक ये सेटलमेंट का सिस्टम नहीं था, पहले ग्रामीणी कौन था? सिर्फ वो जो ट्राइबल यूनिट है लड़ने वाली, उसका हेड था। बाद में वही ट्राइबल यूनिट जहां बस गई, उन्होंने गांव सेट किए, तो फिर वही ग्रामीणी जो है वो विलेज हेड भी कहलाया आगे चल करके। एंड द कोर्स ऑफ टाइम ही बिकेम आइडेंटिकल विद द व्रजपति। आगे चल करके वो विलेज हेडमैन व्रजपति तक बना। तो इस तरह के मेंशन, इस तरह की चीजें अपने को आती है। हालांकि आपको मैंने बताया कि किंग जो है डिड नॉट मेंटेन, देयर वाज नो रेगुलर आर्मी, कोई रेगुलर आर्मी का कॉन्सेप्ट नहीं था। लड़ाई के टाइम पे जो है खाली मिलिशियाज को बुलाए जाते थे। मिलिशियाज को आप बुलाते थे जिनका मिलिट्री फंक्शन हुआ करता था, और इसको परफॉर्म करते थे बाय डिफरेंट ट्राइबल ग्रुप्स। और उन अलग अलग ट्राइबल ग्रुप्स के नाम थे जो राजा के लिए लड़ते थे। उन ट्राइबल ग्रुप्स के नाम थे, जैसे आपको मैंने बताया था। सो वी हैव द व्राता, VRATA, व्राता, गण, ग्राम, सरदा। अब यहां से एमसीक्यू आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। क्वेश्चन ऐसे आते हैं यूपीएससी में कि गण, ग्राम, सरदा, व्रता, what were these things, और who were they during the Vedic age। तो अगर आपसे पूछ लें कि वैदिक एज में ये कौन थे, तो they were different tribal groups
जो मिलिशियाज थे, जिनका मिलिट्री फंक्शन था, राजा के लिए लड़ाई लड़ना था। तो इस तरह से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वर्ड्स, मैं बार बार कह रहा हूं, ये जो टर्म्स है, ये टर्म सबसे डिफिकल्ट है लेकिन टर्म सबसे इंपॉर्टेंट भी है। क्वेश्चन आएंगे तो यहां से जरूर क्वेश्चन आपके बनेंगे। सो बाय एंड लार्ज इट वाज द ट्राइबल सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट, ये हमको समझ में आता है। ओवरऑल ट्राइबल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट ये लोग फॉलो करते थे, जिसमें मिलिट्री एलिमेंट वाज वेरी वेरी स्ट्रांग। तो एक बात समझ में आती है कि भाई जो सारा का सारा ये जो गवर्नमेंट था वैदिक टाइम्स पे, ट्राइबल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट था, और इन लोगों का ना मिलिट्री एलिमेंट तो बहुत स्ट्रांग था। लेकिन एट द सेम टाइम देयर वाज नो सिविल सिस्टम, नो टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन, बिकॉज पीपल वर इन स्टेज ऑफ परपेचुअल एक्सपेंशन, माइग्रेटिंग फ्रॉम वन एरिया टू अनदर। सो इनका मिलिट्री एलिमेंट स्ट्रांग था, लेकिन सिविल सिस्टम या टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा नहीं था। तो ये भी एक चीज, इनका स्ट्रॉन्ग और वीकनेस, जो इनका स्ट्रॉन्ग पार्ट है और इनका वीक पार्ट है, दोनों आपको समझ में आ गया। एमसीक्यू में अगर कल को बोल दे कि वैदिक लोग जो थे दे वर एक्सीलेंट इन सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, आप बोलेंगे नहीं, दे वर गुड एट मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन, बट सिविल टेरिटोरियल वाला पार्ट वाज नॉट गुड, क्योंकि ये लोग नोमैडिक लोग थे ना। समझो आप एक बात को, ये परपेचुअल एक्सपेंशन में थे, दे ऑलवेज यूज्ड टू माइग्रेट बिकॉज दे वर नोमैडिक इन नेचर। ये एक जगह सेटल नहीं होते थे, तो अपने कैटल के साथ दे कीप ऑन मूविंग, कीप ऑन शिफ्टिंग द प्लेसेस, राइट? एंड दैट्स व्हाट वी हैव लर्न, दैट्स व्हाट वी हैव अंडरस्टूड। ये वाला पॉइंट समझ में आ रहा है एवरीबॉडी? अ कॉन्फिडेंट यस प्लीज। अ कॉन्फिडेंट यस प्लीज। ओके ग्रेट, चलिए यहां तक का पॉइंट समझ में आया। देन वी हैव टू डिस्कस ट्राइब एंड फैमिली, सोशल डिवीजन एंड ऋग्वेदिक गॉड्स। तो इसमें एक दो चीजें और हैं समझने समझाने वाली। फिर ये वाला पार्ट कल ही करते हैं फिर ना, ज्यादा फिर पूरा तो हो नहीं पाएगा। सो ठीक है दोस्तों, दैट्स इट फ्रॉम आवर साइड इन टुडेज क्लास। होप यू हैव एंजॉयड, होप यू हैव लर्न समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। सो नाउ वी हैव आवर इकोनॉमिक क्लास एट 3 PM। तो इकोनॉमिक की क्लास आपकी होगी 3 बजे के आसपास। यू हैव योर इकोनॉमिक क्लास। इकोनॉमिक क्लास के बाद यू हैव योर करंट अफेयर क्लास। विजन आईएएस की भी क्लास रात को आज होगी। अभी 10:15 10:15, 10:15 के अप्रोक्सीमेटली हमने प्लान किया है आज की न्यूज़पेपर डिस्कशन। तो अगर आपको डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस में कुछ टॉपिक्स करने हो, करंट का कुछ टॉपिक पढ़ना हो, तो अभी 10:15 हमारी क्लास है, उसको आप जो है फॉलो कीजिएगा, ठीक है? ओके, सो आई विल सी यू गाइस एट 10:15 एंड देन 3 PM फॉर द इकोनॉमिक क्लास। जय हिंद।